नमस्कार। मैं हिमांशु जैन जन चेतना के इस विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुछ कानूनी जानकारी आप सभी के साथ साझा करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। आज हम कामकाजी महिलाओं तथा विवाहित महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे। परिवार में कन्या का जन्म होने के बाद उसके जीवन काल में विभिन्न स्तर पर उसके साथ जघन्य अपराध होने की संभावनाएं होती हैं। वर्तमान सामाजिक परिवेश में यह देखा गया है कि भारत में प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कामकाजी महिलाओं के साथ उनके कार्यस्थल पर उनका यौन शोषण किया जाता है। महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर उनका यौन शोषण किया जाना न सिर्फ उनकी समानता के अधिकार को समाप्त करता है, बल्कि महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को भी समाप्त करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए सर्वप्रथम विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। विशाखा महिलाओं का एक ऐसा अधिकार समूह है जिसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर करके गुजारिश की कि कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए कुछ प्रावधान बनाए जाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में दिशा निर्देश जारी करते हुए कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को उनका मौलिक अधिकार माना तथा निर्देशित किया कि प्रत्येक कंपनी में एक महिला कमेटी बनाई जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता कोई महिला कर्मी करेगी। इस मामले में जारी दिशा निर्देशों के तहत कंपनियों पर यह जिम्मेदारी अधिरोपित की गई कि वे यौन शोषण के प्रत्येक गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करें, जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई से लेकर आपराधिक कार्रवाई की जाने की बातें भी कही गई। कालांतर में सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 प्रभाव में आया, जिसमें विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को समाहित किया गया। उक्त अधिनियम के अनुसार किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूना या छूने की कोशिश करना, शारीरिक रिश्ता, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद करना, यौन स्वभाव की बातें करना, अश्लील तस्वीरें, फिल्म या अन्य सामग्री दिखाना या ऐसे ही अन्य कोई कृत्य करना यौन उत्पीड़न बताए गए हैं। कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में ऐसी महिला संस्था में गठित समिति को शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। ऐसी शिकायत घटना के 3 माह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है, किंतु पीड़ित की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी अवधि 3 माह तक के लिए और बढ़ाई जाने का प्रावधान है। यह सामान्यतः ऐसी शिकायत लिखित में पेश करना होती है, किंतु यदि महिला लिखने में असमर्थ है तो उसकी लिखित शिकायत प्रस्तुत करने में समिति उसकी सहायता करती है। यदि पीड़ित महिला शिकायत करने में असमर्थ होती है तो उसकी मदद उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, सहकर्मी या घटना के बारे में जानने वाले अन्य कोई व्यक्ति कर सकते हैं तथा पीड़ित की सहमति के साथ शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। शिकायत के उपरांत पीड़ित महिला के विकल्प पर मामले में समझौता कराया जा सकता है, किंतु यदि महिला समझौते के लिए राजी नहीं होती तो समिति द्वारा जांच प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, जो 90 दिन के भीतर समाप्त की जाना आवश्यक है। जांच प्रक्रिया में समिति पीड़ित, गुनहगार तथा दोनों पक्षों के गवाहों से पूछताछ कर सकती है और ऐसे सभी दस्तावेजों को मंगा सकती है जो जांच करने में सहायक हों। समिति के समक्ष अधिवक्ताओं की उपस्थिति अनुमति योग्य नहीं है। यदि जांच में समिति द्वारा गुनहगार को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो समिति उसके खिलाफ उसके नियोक्ता को कार्रवाई करने का सुझाव देती है तथा ऐसा नियोक्ता नियमों का पालन करते हुए गुनहगार के विरुद्ध लिखित माफी, चेतावनी, पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकने या नौकरी से निकाल देने की कार्रवाई कर सकता है। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि यदि समिति को पता चलता है कि किसी महिला ने जानबूझकर
किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत की है तो समिति ऐसी महिला के विरुद्ध कार्रवाई करने का सुझाव नियोक्ता को दे सकती है और नियोक्ता वह सभी कार्रवाई महिला के विरुद्ध भी कर सकता है जो वह गुनहगार के विरुद्ध भी करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार उक्त अधिनियम में महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान की गई है। अब हम महिलाओं के विवाहित होने के उपरांत उनके साथ होने वाले अपराधों के बारे में कानूनी प्रावधानों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रायः यह देखने में आया है कि किसी महिला का विवाह होने के उपरांत उसे उसके पति या पति के नातेदार दहेज के नाम पर या अन्य किसी आधार पर प्रताड़ित करते हैं तथा उस पर अत्याचार करते हैं। ऐसे कृत्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। धारा 498 क भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। उक्त अपराध के लिए क्रूरता से अभिप्राय यह है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की संभावना है या जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिससे उस स्त्री के जीवन, अंग, स्वास्थ्य को जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना बनती हो। अर्थात ऐसी महिला के साथ शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी क्रूरता माना गया है। यह प्रावधान विवाहित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया, किंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान में उक्त प्रावधान का दुरुपयोग होना भी परिलक्षित हो रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर दूरस्थ निवासरत पति के नातेदारों के विरुद्ध भी मनगढ़ंत आधारों पर शिकायत दर्ज करवा दी जाती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि शिकायतकर्ता के पति के वे नातेदार व्यर्थ ही न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करते हैं तथा मनगढ़ंत आधारों पर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के कारण शिकायतकर्ता का मामला भी न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं होता है, जिससे न सिर्फ न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है बल्कि न्याय के उद्देश्य भी विफल होते हैं। अतः शिकायतकर्ता को हमेशा उसके साथ हुई वास्तविक घटना की सही एवं सत्य जानकारी ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में देनी चाहिए। विवाहित महिलाओं के साथ दहेज के नाम पर ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार करने के मामले सामने आते हैं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया, जिसमें दहेज लेने एवं दहेज देने तथा दहेज की मांग करने को दंडनीय अपराध होना बताया गया है। अनेकों बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि विवाह के समय वधू पक्ष वर पक्ष की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में विवाह के उपरांत महिला के ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज की मांग करते हुए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं तथा ऐसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु भी हो जाती है। कई बार ऐसी प्रताड़ित की जा रही महिला प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाती और स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख दहेज मृत्यु के संबंध में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि किसी स्त्री की मृत्यु जलने से या शारीरिक क्षति के कारण होती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होती है और यह प्रदर्शित होता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, तब ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है तथा ऐसी स्त्री का पति या पति का नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जाते हैं। उक्त अपराध आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय है, जिसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान है जो 7 वर्ष का कारावास है। आपराधिक विधि का सामान्य सिद्धांत है कि अपराधी द्वारा अपराध कारित किए जाने को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर रहता है, किंतु महिलाओं के प्रति होने वाले दहेज मृत्यु जैसे गंभीर अपराध के संबंध में यह सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख के अनुसार
दहेज मृत्यु के मामले में जब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसने उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क के अनुसार जब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया और यह दर्शाया गया है कि स्त्री ने विवाह की तारीख के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की थी और उसके पति या पति के नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। हमारे द्वारा आपके मध्य रखी गई बातचीत से यह स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा महिलाओं को उनके विकास के प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा दी गई है, किंतु आज भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी ही हो रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि हमें कानूनों की सही जानकारी नहीं है, या यह भी हो सकता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं, हम हमारी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं हैं। आशा है कि आज की इस बातचीत से हम सभी लाभान्वित होंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।